Next we will going to discuss about the phasor diagram of synchronous motor. Phasor diagrams is basically a very convenient representation of AC quantities in a given network. और ये बेसिकली फेजर डायग्राम होती क्या है. सो अगर जो नेटवर्क से रिलेटेड जो आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं लाइक करंट्स हैं या वोल्टेजेस हैं, अगर दे आर रिप्रेजेंटेड आर कंबाइंड इन सच ए वे दैट दे बेसिकली इम्प्लीमेंट वन और बोथ ऑफ द किरचॉफ्स लॉज. किरचॉफ्स लॉज कौन सा है? KVL यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ को इलस्ट्रेट कर दें ग्राफिकली, तो हम उसको फेजर डायग्राम कहते हैं. तो हमने जब ये स्टार्ट किया था, वैसे मेरे को याद है लास्ट हमने इक्विवेलेंट सर्किट जो है उसकी डिस्कशन की थी, और इक्विवेलेंट सर्किट की डिस्कशन में जो हमने बेसिक इक्वेशन लिखी थी वो बेसिकली हमारे पास ये लिखी थी. अब दिस इज़ बेसिकली ए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. सो वी गोइंग टू बेसिकली रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. हम इसे ग्राफिकली इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर्स. अब फेजर्स क्या होते हैं? फेजर्स का जो फेजर है जिस बेसिकली ये सिंपली एक ग्राफिकली आप एरो की सूरत से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है दैट इज़ गिवन बाय द क्वांटिटी. जो इसकी जो लेंथ होती है फेजर की, एक लाइन है जो एरो से रिप्रेजेंट की जा रही होती है, और जो इसकी लेंथ ऑफ द लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी का. क्वांटिटी क्या होगी? करंट या वोल्टेज. और यानी ऑब्वियसली इन दोनों कॉम्बिनेशन पावर भी हो सकती है. तो और जो इसका बेसिकली एंगल होता है वो हमारी जो एसोसिएटेड क्वांटिटी होता है उसकी फेज़ होता है. यानी करंट है तो उसका फेज़ है, अगर वोल्टेज है तो फिर उसका फेज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. और ये ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने की वजह से किरचॉफ के जो लॉज हैं, या तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ रिप्रेजेंट होता है या किरचॉफ करंट लॉ जो है वो रिप्रेजेंट हो जाता है. तो इन दोनों में से जो है ना हमारे पास कोई एक लॉ जो है वो हम इसकी मदद से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पे हमने वोल्टेजेस लिखी हैं, तो चूँकि ऑब्वियसली फिर दे विल बी रिप्रेजेंटिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और हम ड्रॉ करेंगे इसको सिंक्रोनस मोटर के हवाले से. जैसे मैंने पहले बताया कि जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो बिल्कुल सेम था सिंक्रोनस मोटर का, सिमिलर टू दी जो हमारा सिंक्रोनस जनरेटर था. तो सिमिलरली फेजर डायग्राम भी सेम होती है, लेकिन देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस एंड वी नीड टू बेसिकली लुक एट दोज डिफरेंसेस जो इन दोनों के दरमियान में लाया करते हैं. ठीक है. तो पहली चीज़ तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे बतानी कि इन जनरेटर EA यानी ये वाली वैल्यू थी, EA lies ahead of VT, wherein in motor EA lies behind VT. ठीक है. तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है. यानी जब आप ड्रॉ करेंगे, डिफरेंट डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे, तो खासकर फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों क्वांटिटीज़ में कौन सी जो है क्या रिलेशनशिप है. तो ये जो है वो लाई करती है अहेड ऑफ VT, वेयर एज इन जनरेटर, और ई लाई बिहाइंड VT इन दी मोटर. ठीक है. एक और जो है नॉर्मली टर्मिनल वोल्टेज VT is chosen as the reference phasor for purposes of drawing a phasor diagram. ठीक है. तो हम VT को जो है ना एज ए रेफरेंस लेंगे. फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हुए ना हमेशा किसी एक क्वांटिटी को आपको एज ए रेफरेंस लेना पड़ता है. तो यहाँ पे हम टर्मिनल वोल्टेज, अभी टर्मिनल वोल्टेज कौन सी है? जो कि स्टेटर पे अप्लाई की हुई. जैसे दिस इज़ नॉर्मली 3 फेज AC वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे होते हैं, वो है जो यहाँ पे आप लेंगे एज ए रेफरेंस. अच्छा, ये क्या था वो मैंने आपको बताया था. दैट इज़ दिस इज़ द इंड्यूस EMF इन दी स्टेटर ड्यू टू रोटर मैग्नेटिक फील्ड. जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रही होती है और कट कर रही होती है आर्मेचर कंडक्टर्स को, उसकी वजह से जो EMF इंड्यूस होती है उसको हम EA कहते हैं. और VT जो है ये टर्मिनल वोल्टेज है जो कि आपने स्टेटर पे अप्लाई की हुई है. ठीक है. तो ये वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करिए. मैं इक्विवेलेंट सर्किट सारा बना चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं, वहाँ से आप सारा जो है
देख सकते हैं इसके हवाले से। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हम इसको दो केसेस के लिए ड्रॉ करेंगे। सो वी विल ड्रॉ फेजर डायग्राम फॉर टू केसेस। ठीक है, अब वो दो केसेस क्या हैं? फर्स्ट जो है हम लैगिंग करंट के लिए करेंगे, लैगिंग करंट, और सेकंड जो है वो हम लीडिंग करंट के लिए करेंगे। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि हम ये दो ये इंपॉर्टेंट केसेस देके इसके हवाले से हम फेज़र डायग्राम्स जो हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ज़रा सा मैंने कहा कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दिया जाए। अच्छा, सो लेट अस स्टार्ट। हम इन दोनों केसेस के लिए अब ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लैगिंग करंट का केस है, केस नंबर 1, लैगिंग करंट, उसको ले लेते हैं, लैगिंग करंट केस नंबर 1। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो है मोटर इज़ ए लोड एंड लैगिंग करंट मींस द मोटर इज़ एक्सेप्टिंग मोटर बिहेव एज ए लोड, यानी जो है ऑब्वियसली आपने उसको पावर सिस्टम में लगाया हुआ है तो इट इज़ बिहेविंग एज ए लोड, और अगर ये लैगिंग करंट है तो इट मीन्स द मोटर इज़ एक्सेप्टिंग लैगिंग करंट एंड इज़ एक्टिंग लाइक एन इंडक्टिव लोड। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इट इज़ बिहेविंग लाइक ए इंडक्टिव लोड। ठीक है, ये इसके है पहले, इट इज़ बिहेविंग लाइक एन इंडक्टिव लोड। अच्छा, अब जो इसके पास जो द रिजल्टेंट, अब इसमें हमारे पास अगर हम इसकी मैं फिगर जो है हमारे पास जो डायग्राम है अगर मैं वो ड्रॉ करूँ तो लेट अस टेक वी टी एज दी रेफरेंस। यह हमारे पास वी टी है। ठीक है, और जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जो इंड्यूस ईएमएफ है इट विल लाई बिहाइंड इट। तो अगर इंड्यूस ईएमएफ मैं ले लूँ तो वो मैं यहाँ पे ले लूँगा, लाई बिहाइंड इट। अब ये क्या, इन दोनों के दरमियान एंगल है, तो इट इज़ बेसिकली अगर मैं इस तरफ से देखूँ तो ई ए जो है इट इज़ लाइंग बिहाइंड दी, और ये डेल्टा होता है, ये जो होता है इसे टॉर्क एंगल भी कहते हैं। इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे जब हम इसका मैग्नेटिक पर्सपेक्टिव देखेंगे फॉर द सिंक्रोनस मोटर। तो फेजर डायग्राम सेकंड। अच्छा, अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास जो तीसरा पैरामीटर, अच्छा हाँ, अब करंट की डायरेक्शन तो रह गई। तो करंट जो है चूँकि लैगिंग था तो वो हम करंट जो है वो यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं आई, और ये जो है ये हमारे पास थीटा है, ये पावर फैक्टर है, यानी टर्मिनल वोल्टेज ये, और ये जो करंट आ रहा है आई, ये इसको कह लें, लेट्स सपोज ये आर्मेचर करंट है जो आपका स्टेटर ड्रॉ कर रहा है। तो दिस बेसिकली गिव्स ए लैगिंग पावर फैक्टर। अब इसमें तीसरा जो था, यानी आप देखें जो हमने बेसिक लिखी थी इक्वेशन वी डी माइनस जे आई ए एक्सेस, तीसरा ये भी ऑब्वियसली वोल्टेज है, ये फैक्टर भी एक वोल्टेज है। देखें, यू आर मल्टीप्लाइंग सम करंट विद रिएक्टेंस, इट विल गिव यू ए वोल्टेज। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी और क्या होगी, तो थोड़ा सा एक फ़र्क है। जो जनरेटर की आपने फेज़र डायग्राम ड्रॉ की थी और यहाँ पे जो फेज़र डायग्राम ड्रॉ की थी, जब आपने इस फैक्टर को सिंक्रोनस जनरेटर के लिए ड्रॉ किया था तो इसकी डायरेक्शन आपने रखी थी टर्मिनल वोल्टेज से इंड्यूस ईएमएफ की तरफ रखी थी। ठीक है, वेयर एज जब आप मोटर के लिए ड्रॉ करेंगे तो इसकी डायरेक्शन आप रखेंगे ईए से, इंड्यूस ईएमएफ से वीटी की तरफ। ये इसका सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो यू मस्ट रिमेंबर कि इन जनरेटर दिस फैक्टर जे आई ए एक्सेस, ये क्या था, आपने डायरेक्शन रखी थी वी टी से, डायरेक्टेड था ये ई ए की तरफ, और इन मोटर जे आई ए एक्सेस इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम ई ए टू वी टी। सवाल आएगा जी वाई, ऑब्वियसली क्वेश्चन आएगा ना जी सर ये आपने ये क्यों कह दिया, वाई, व्हाट, देयर मस्ट बी सम रीज़न। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली इफ़ यू रेफ़र टू द इक्विवेलेंट सर्किट जो हमने ड्रॉ किया था, तो मैंने सॉरी ये मेरे पास है एक्सेस है,
और यहाँ पे मैंने अप्लाई की है VT। ये तो जनरेटर में इसकी डायरेक्शन थी इस तरफ, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट जनरेटर, वेयर एज इन द मोटर करंट की डायरेक्शन है इस तरफ, इट इज़ टोटली ऑपोजिट। सो नतीजतन अब जो आप ड्रॉ कर रहे होंगे, इट विल बी ड्रॉन फ्रॉम EA टूवर्ड्स VT, दैट इज ड्यू टू दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जो करंट की डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो गई है, तो जो एज ए रिजल्ट जो ड्रॉप आ रहा है उसकी भी, जो उसका फेज़र है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। दैट इज़ व्हाट आई एम वांटेड टू हाईलाइट। ठीक है, अच्छा अब हम क्या होगा जी, सिंपल सी बात है, इफ़ आई वांटेड टू ड्रॉ दी एक्सेस, तो ये इंडक्टिव है और मेरे पास यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन आपको नज़र ही आ रही होगी वो इस डायरेक्शन में है। तो इंडक्टिव जो इफ़ेक्ट जो होता है उसके साथ अगर मैं करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करूँ तो वो 90 डिग्री का जो है, यानी ऑब्वियसली ये इस तरफ पे बनेगा। तो ये अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक फेज़र इस तरीके से आएगा, ठीक है, और ये JIA एक्सेस होगा और ये जो है इट विल बी मेकिंग ए 90 डिग्री रिलेशन, तो ये इसके साथ बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है डायग्राम आ जाएगी, फेज़र डायग्राम फॉर ए लैगिंग लोड। ये बहुत पॉइंट अहम है, वो आपने याद रखना है, ठीक है, कि पॉइंट कहाँ से करेगी। इट विल बी पॉइंटिंग फ्रॉम EA टू VT। द रीज़न वाई, बिकॉज इन मोटर द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ रिवर्स। क्योंकि ऑब्वियसली आप ये जाके कंपेयर करेंगे सिंक्रोनस जनरेटर की फेज़र डायग्राम से, तो आप कहेंगे कि वाई डायरेक्शन क्यों रिवर्स होगी इस वेक्टर की। तो वो इसकी बेसिकली वजह ये है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो जो है वो रिवर्स होगी, एंड एज ए रिज़ल्ट ये डायरेक्शन भी जो है रिवर्स होगी। आई होप सो वोंट बी एनी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड this thing. Okay, next we will discuss the second case of the phasor diagram, और सेकेंड केस जो है वो है लीडिंग करंट के लिए, ठीक है। तो लीडिंग करंट के लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। हमारे पास जो है सेकेंड केस टू लीडिंग करंट, ठीक है। सो जब लीडिंग करंट के जब आप लीडिंग करंट का फेज़र डायग्राम शो करेंगे तो मोटर विल बी बेसिकली ऑपरेटिंग विद ए लीडिंग करंट, और सिंस द मोटर इज़ एक्सेप्टिंग लीडिंग करंट इट इज़ एक्चुअली बिहेविंग लाइक ए कैपेसिटिव लोड। तो इसका बिहेवियर जो होगा लाइक ए कैपेसिटिव लोड, लाइक कैपेसिटिव लोड ये बिहेव कर रही होगी, ठीक है। और इन दैट केस जो आपके पास जनरेटेड वोल्टेज जो है, हाँ, लेकिन वो जो सबसे बड़ी बात है, जनरेटेड वोल्टेज अभी भी लैग करेगी आपकी टर्मिनल वोल्टेज को, ये आप याद रखिएगा। जनरेटेड वोल्टेज जो है अभी भी लैग करेगी टर्मिनल वोल्टेज को, ठीक है। तो नाउ हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया था VT को जो है हम लेंगे एज ए रेफरेंस हमारे पास जो होगी, और जो हमारे पास जो जनरेटेड वोल्टेज है तो यहाँ पे मैंने जनरेटेड वोल्टेज जो है ना वो लीडिंग इसकी देने लेंथ ज़्यादा रखी है। उसकी वजह ये है बेसिकली कि जब ये बिहेविंग एज ए लीडिंग कर रही होगी तो ये एक्सेप्ट ये बेसिकली प्रोवाइड कर रही होगी जो है रिएक्टिव पावर प्रोवाइड कर रही होगी टू द पावर लाइन, जिसके साथ ये कनेक्ट पावर सिस्टम जो पावर लाइन के साथ कनेक्ट हुई है उसको प्रोवाइड कर रही होगी। तो इट विल बी ओवर एक्साइटेड, वेयर एज जो हमने प्रीवियस केस देखा था लैगिंग करंट का, तो उसमें वो अंडर एक्साइटेड थी। तो अंडर एक्साइटेड होगी तो EA जो होगी वो लेस देन होगी VT से, वेयर एज जब आप लीडिंग के लिए करेंगे तो फिर EA जो होगी वो ग्रेटर देन होगी VT से। ये ध्यान में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट मिस इट। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। द लेंथ ऑफ द EA इन द लीडिंग केस वुड बी मोर देन द VT। वाई? बिकॉज द मशीन इज़ ओवर एक्साइटेड। ये पहले डिस्कशन हो चुकी है एक्साइटेशन के हवाले से कि अगर एक्साइटेशन वेरी की जाए तो सिंक्रोनस मोटर कैसे बिहेव करती है। और इसी तरह जब लैगिंग करंट के लिए आपने देखा था तो वहाँ पे मैंने EA को लेस देन VT रखा था। वाई? बिकॉज द मशीन इज़ अंडर एक्साइटेड। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। इसके साथ करंट ले लें तो करंट यहाँ पे हमारे पास लीडिंग होगा। ये मेरे पास वही टॉर्क एंगल है, इट इज़ बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड द इंड्यूस EMF। वही जो हमारे पास इक्वेशन थी जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, VT माइनस JIA एक्सेस। तो अब ये वाला सिर्फ फैक्टर रह गया, और वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसको ड्रॉ करने का क्या
तरीका है उसको हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगेन हम उसको ड्रॉ करने के लिए जो है वही हमारे पास यहाँ पे देखें तो ये हमारा करंट लीडिंग है और ये जो करंट लीडिंग है इसके साथ 90 डिग्री का बनाएगा। तो यहाँ से ये बेसिकली यहाँ पे जो है ये आई ए एक्सेस फेज़र ड्रॉ हो जाएगा। सो दिस विल बी द फेज़र डायग्राम ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इन केस ऑफ लीडिंग करंट। तो मैंने जो बेसिक पॉइंट्स थे व्हाट आई फील के विच आर वेरी इंपॉर्टेंट वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। स्पेशली इस फेज़र के हवाले से जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वायर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन होती है। सेकंड ये कि ई ए की जो वैल्यू है इस केस में बड़ी रखी है और वीटी छोटी रखी है, उसके पीछे क्या है, ये ओवर एक्साइटेड है, इन द लास्ट केस इट वाज अंडर एक्साइटेड। तो बिट बाय बिट मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो इससे रिलेटेड आप क्लियर अप कर दी हैं फेज़र डायग्राम ऑफ सिंक्रोनस मोटर के हवाले से। सो होपफुली आई होप सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट दिस इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। थैंक यू।